हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 11 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब इन राज्यों में किस तरह से राजकाज होता था। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, जैसे कि हम पहले के राजाओं के बारे में जान चुके हैं, लैंड रिवेन्यू रिमेंड इम्पॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेंड इन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो जो लैंड रिवेन्यू था उस समय पर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस समय के राजाओं के लिए। मतलब राजा जो है अपना राज्य का ज़्यादातर कामकाज किस तरह से चलाते थे, जो उन्हें लैंड रिवेन्यू मिलता था उससे वो चलाते थे। देर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, और उस समय में कुछ नए नए विकास और भी हुए। जैसे किंग्स अडॉप्ट अ नंबर ऑफ अ स्टेप टू विन द सपोर्ट ऑफ अ मैन हु वर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ फर्स्ट ट्रांस। देखिए उस समय पे जो राजा हैं उन्होंने अपने जो है राजनीति और मिलिट्री की पावर को बढ़ाने के लिए जो है उस समय की जो उनके राज्य में जो ज़्यादा पावरफुल लोग थे, जैसे कि चाहे वो मतलब पैसे में पावरफुल हों या फिर सामाजिक रूप से मतलब लोग उनकी ज़्यादा सुनते हों, ऐसे लोगों का सपोर्ट जो है राजा जो है अपनी तरफ करने के लिए, उन लोगों का सपोर्ट अपने प्राप्त करने के लिए क्या है, राजा ने उस समय पर कुछ नए नए और तरीके जो है यूज़ किए, इस्तेमाल किए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो देखिए सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी, मतलब कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब राजकाज की जो कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोस्ट हुआ करते थे उन्हें हेरिडेटरी बना दिया। हेरिडेटरी मतलब वंशवादी, मतलब एक ही परिवार के, जैसे कि ये मतलब एक फादर हैं, एक पिता हैं, वो किसी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पोस्ट पर हैं, मतलब मंत्री की पोस्ट पर हैं, तो उनके मरने के बाद जो है जो मंत्री कौन बनेगा, उनका बेटा बनेगा। तो उसको क्या कहते हैं, हेरिडेटरी कहते हैं। जैसे राजा का बेटा बाद में राजा बनता है, उसी तरह से मंत्री का बेटा बाद में मंत्री बनेगा। ठीक है। दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर टू दिस पोस्ट। देखिए यहाँ पर ये भी तरक है कि इसका मतलब है कि राजा को वो जो बेटा है, बेटे को पोस्ट कहाँ से मिलेगी, मतलब जो फादर के बाद में वही फादर की पोस्ट जो है बेटे को मिल जाएगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द पोएट हर्षना वाज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। देखिए जैसे कि जो पोएट कवि थे जो हर्षना थे, वो जो है उनके पिताजी कौन थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, या फिर महादंड नायक, मतलब जो दंड वगैरह दिया करते थे लोगों को। तो राजा ने उनको वो पावर दे रखी थी कि अगर कोई भी मतलब कोई भी कल्प्रिट या कोई भी दोषी अगर पकड़ा जाता है तो आप उसको जो है जो आपको ठीक लगे वो सज़ा दे सकते हैं। तो जो जो हर्षना थे उनके जो पिता थे वो महादंड नायक थे या चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। तो जब वो उनकी डेथ वगैरह हो गई होगी तो उसके बाद में कौन इस पोस्ट पर आ गए, हर्षना। अब हर्षना महादंड नायक बन गए थे। ठीक है। समटाइम्स वन पर्सन हिल मैनी ऑफिस, मतलब कभी कभी जो है एक ही व्यक्ति को बहुत सारे ऑफिस यानी कि मंत्री पद दे दिए जाते थे। जैसे कि जो है बिसाइड बिंग आ महादंड नायक, ठीक है, हर्षना वाजा कुमार अमात्या, मीनिंग है ना इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। अब जैसे कि जो हर्षना थे वो क्या कौन थे, महादंड नायक ही थे, मगर उन्हें क्या है कुमार अमात्या के भी उपाधि दे दी गई थी। उसका क्या मतलब था, जो है कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्री है ना। संधि विग्रही का वो व्यक्ति होते थे जब किसी राजा को किसी दूसरे राज्य से मतलब युद्ध करने वगैरह जाने होता था, तो मतलब जब राजा युद्ध नहीं चाहते थे तो वो क्या कहते हैं, संधि का प्रस्ताव जो है दूसरे जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास भेजते थे कि भाई हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो वो जिस व्यक्ति को भेजते थे उनको क्या कहते थे, संधि विग्रही का बोलते थे। ठीक है। तो जो है जो हर्षना थे वो कुमार अमात्य भी थे, जिसका मतलब था कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्री, और वो साथ में महादंड नायक भी थे, और दूसरा संधि विग्रही का भी थे। ठीक है।
बिसाइड्स इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते होंगे उनको जो लोकल में राजकाज को देखने के लिए, मतलब जो गांव वगैरह में, कस्बे वगैरह में जो है राजकाज को देखने के लिए कहा जाता होगा। और इंपॉर्टेंट लोगों में कौन कौन थे, जैसे कि नगरा श्रेष्ठी, चीफ बैंकर ऑफ और या मर्चेंट ऑफ सिटीज़, मतलब सिटी के जो व्यापारी होते होंगे वो इन लोगों में आ जाते होंगे, या चीफ बैंकर होता होगा शहर का, या नगर श्रेष्ठी होता होगा, ठीक है। तो इन ये देखिए मर्चेंट कारवा के जो लीडर होते थे, व्यापारियों के जो कारवा के जो लीडर होते थे, इन लोगों को क्या कहा जाता था कि भाई आप लोकल में जो लोकल जगह हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें आप राजकाज को देखिए, ठीक है। अब देखिए दीज पॉलिसी वर नियरली इफेक्टेड, रीजनेबली इफेक्टेड, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। अब जो है ये जो राजा की जो पॉलिसियाँ थी ये समय समय पे कई कारणों से प्रभावित भी होती रहीं, लेकिन मतलब समय जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो पावरफुल लोग थे जिनको जो है राजा ने अलग अलग पोस्ट दे रखी थी, ये बाद में धीरे धीरे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि उन्होंने अपने खुद के अलग राज्य स्थापित कर दिए। ओके, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की सेना। Like earlier rulers, some of these kings maintain a well-organized army with elephant chariots, cavalry, and a foot soldiers. Besides, there were military leaders who provide the king with troops whenever he needed them. Okay, देखिए जैसे पहले के राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनमें से जो कुछ जो राजा थे उन्होंने अपनी जो है एक वेल ट्रेंड आर्मी, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम ट्रेंड हर चीज़ में, हर तरह के हथियार चलाने में, उन्होंने एक ऐसी आर्मी तैयार कर ली थी। देखिए उनकी आर्मी में कौन कौन थे, एलिफेंट थे, रथ थे, ठीक है, और पैदल चलने वाली सेना थी, और जो घोड़े वगैरह पे चलने वाली सेना होती है वो भी थी। इसके अतिरिक्त जो है मिलिट्री लीडर भी थे, मतलब सेना के जो लीडर वगैरह होते हैं जिनकी सेना सुनेगी, सेना के मंत्री वगैरह जो होते थे, ठीक है, जिन्हें सेनापति वगैरह कहा करते थे, तो वो भी हुआ करते थे। और वो क्या करते थे, वो राजा को जब भी उसकी सेना की ज़रूरत होती थी वो राजा को प्रोवाइड कर दिया करते थे, ठीक है। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इंस्टीड सम ऑफ दिस रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, ठीक है। इन्हें जो है जो मिलिट्री लीडर्स वगैरह होते थे इन्हें क्या है मतलब रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन इन्हें क्या दिया जाता था, इन्हें लैंड से जो भी मतलब धरती से जो भी उगाया जाता था वो इनको जो है दे दिया जाता था, लैंड रिवेन्यू भी दे दिया जाता होगा, ठीक है। अब देखिए दे कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वेलफेयर, ठीक है। तो जो राजा इनको जो लैंड देता था, ठीक है, उससे वो क्या करते थे, वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। और वो किसके लिए यूज़ करते थे, वो जो लैंड रिवेन्यू है वो अपनी आर्मी के लिए, अपने सोल्जर, अपने सैनिकों को जो है सैलरी वगैरह देने के लिए, ठीक है, अपने घोड़ों वगैरह को चारा वगैरह देने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए यूज़ करते थे, और उन्हें इक्विपमेंट मतलब हथियार वगैरह देने के लिए जो है प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया करते थे उस लैंड रिवेन्यू को। दिस मैन वर नॉन एज अ सामंता, और इन लोगों को क्या कहा जाता था, इन लोगों को सामंता कहा जाता था। ये जो मिलिट्री लीडर है ना, इनको सामंता कहा जाता था, ठीक है। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, सामंता ट्राई टू बिकम अ इंडिपेंडेंट, जब भी राजा जो है वीक होता था, मतलब कमज़ोर पड़ जाता था, कमज़ोर हो जाता था राजा, तो ये सामंता जो होते थे वो आज़ाद होने की कोशिश करते थे, मतलब अलग से अपना राज्य बनाने की कोशिश करते थे। असेंबलीज इन द सर्दन किंगडम में जो है असेंबली सभाएँ कैसी होती थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन इन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, जो पल्लवास के जो लेख पाए गए हैं ना, उनमें क्या है, उनमें जो है लोकल असेंबली मतलब आम लोगों की सभाएँ, ठीक है, आम लोगों की बैठकें जो होती थी उनके बारे में मेंशन किया गया है कि उनकी बहुत सारी सभाएं हुआ करती थी उस समय पर। दीज इंक्लूड द सभा, ठीक है, देखिए मैंने बताया ना, इनमें क्या है, सभा शामिल होती है। सभा मतलब जहाँ लोग कर आम पब्लिक जो है बैठकर जो है किसी बात के बारे में या किसी एक मुद्दे के बारे में जो है विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। विच वाज एन असेंबली ऑफ अ ब्राह्मण लैंड ओनर, ये असेंबली किनकी हुआ करती थी, ये असेंबली हुआ करती थी जो ब्राह्मण होते थे ना, और स्पेशली जिनके पास अपनी ज़मीन हुआ करती थी, अपनी ज़मीन के मालिक होते थे, वो इन असेंबलियों में
उनकी ये असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज़। ये जो असेंबली हुआ करती थी ना, ब्राह्मणों की जो असेंबली हुआ करती थी, ये कैसे काम करती थी, ये सब कमेटी, मतलब एक ये क्या करती थी, एक अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में एक छोटी सी कमेटी और बना लेते थे, ठीक है, जो कि इनके कंट्रोल में रहे, जैसा ये कहें वो कमेटी वैसा ही करे, ठीक है ना, ठीक है। तो वैसे ही सब कमेटी बना लिया करते थे, विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड, लोकल टेम्पल। और वो जो सब कमेटी थी वो क्या देखती थी, वो जो है गाँवों में, और गाँव में क्या देखती थी, सिंचाई की व्यवस्था देखती थी कि कृषि और खेतीबाड़ी किस किस तरह से होगी, इसको देखती थी। और जो है राज्य में जो है रोड वगैरह बनाती थी, टेम्पल वगैरह, मंदिर वगैरह, धर्मशालाएँ वगैरह बनाती थी, जो क्या जो है सब कमेटी जो है बनाती थी। और किसके कहने पे बनाती थी, जो असेंबली होती थी ना ब्राह्मणों की, स्पेशली जो लैंड ओनर होते हैं उनके कहने पर, ठीक है। The was a village assembly found in an area where the landowner was not a Brahman. ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो है और एक जो है विलेज, एक गांव की एक सभा है जो ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पर जो लैंड ओनर है, जो मालिक हैं जो ना ज़मीन के, वो जो है वहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ ऊपर देखा जो असेंबली, जो पल्लवास की जो इंस्क्रिप्शन में जो असेंबली पाई गई है, उस पर खासकर कौन है, ऐसे ब्राह्मण हैं जो लैंड ओनर हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जो विलेज की जो असेंबली है जिसका नाम है ठीक है, वो एक ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे जो लैंड ओनर है वो ब्राह्मण नहीं है। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइज ऑफ अ मर्चेंट। और जो नगरम है वो किससे ऑर्गेनाइज, किन लोगों से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो जो मर्चेंट, जो व्यापारी हैं उस नगर के, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबलीज वर कंट्रोल बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर एंड मर्चेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो असेंबली है, ठीक है, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, जो कि पावरफुल लोग होते थे, जो कि रिच होते थे, पावरफुल ज़मींदार हो गए, व्यापारी हो गए, और बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके द्वारा ये असेंबलियाँ कंट्रोल की जाती थी, ठीक है। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर अ सेंचुरी। इनमें से बहुत सारी जो है लोकल असेंबली जो थी वो जो है सालों तक काम करती रही। ज़्यादातर ऐसी होता है कि जो ऊंची ऊंची पोस्ट होती हैं, जो कमेटी वगैरह होती हैं, वो किन के कंट्रोल में रहती हैं, वो आज भी जो है जो बड़ी पोजीशन पे मंत्री वगैरह होते हैं या व्यापारी वगैरह होते हैं, उन्हीं के कंट्रोल में होते थे। ऐसा ही पहले भी था, ठीक है, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, राज्यों में जो आम लोग थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। वी कैन कैच एन ओकेशनल ग्लम्पिश ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमें जो है ऑर्डिनरी पीपल, जो पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो इसलिए उनकी जो है कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं, वो अपने आप बारे में पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ के गए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है। और ना ही उनके बारे में कोई प्रशस्ति वगैरह, कोई वो इतने इंपॉर्टेंट तो होते नहीं थे क्योंकि कोई उनकी प्रशंसा में कोई प्रशस्ति वगैरह लिखेगा। तो हमें लोकल उस तरह के जो आम पब्लिक थी उनके बारे में कैसे पता चलता है, प्लेज़, यानी कि जो वो नाटक वगैरह खेला करते होंगे उनसे पता चलता है, ठीक है। कालिदास इज़ नॉन फॉर हिज प्लेस depicting life in the king's court. An interesting feature about this place in that the king and most Brahman are shown as speaking Sanskrit, while man and woman other देन द किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृतिक, ठीक है। तो जो कालिदास, जो राजा के जो दरबार में एक जो कवि थे, एक नाटककार थे, तो उन्होंने एक नाटक, वो उनका जो नाटक की जो मतलब वो थी, एक इंटरेस्टिंग जो बात थी वो ये थी कि उनके नाटकों में जो राजा है और जो ब्राह्मण लोग हैं उनको क्या है, संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, लेकिन जो ऑर्डिनरी जो पीपल हैं, जैसे कि जो आम जो आदमी औरत हैं, उनको क्या है, उनके क्या प्रकृति बोलते हुए दिखाया गया है। एक प्राकृतिक भाषा होती है जो आम पब्लिक की भाषा थी उस समय पर, वो बोलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। मतलब जो राजा और जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत बोला करते थे उस समय पर, और जो आम पब्लिक होती थी वो प्राकृतिक भाषा बोला करती थी। ही इज़ मोस्ट फेमस प्ले अभिजना शकुंतलम is the story of the love between a king named दुष्यंत and a young woman named शकुंतला, ठीक है। उनका जो कालिदास जी हैं, उनका एक फेमस जो प्ले है, नाटक है, ठीक है, क्या है,
अभिजना शकुंतलम। ठीक है, इनका जो फेमस नाटक का नाम क्या है, अभिजना शकुंतलम। ये एक स्टोरी है, लव स्टोरी है। एक राजा जो है, दुष्यंत नाम के एक राजा हैं, और एक जो है यंग एक वुमेन है, एक स्त्री है जिसका नाम है शकुंतला। उसकी, उन दोनों की एक लव स्टोरी है जिसके बारे में ये शकुंतलम नाटक है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। हमें इस प्ले में जो है एक गरीब मछुआरे के बारे में जो है पता चलता है, बताया गया है। ठीक है, अब फिशरमैन फाइंड अ किंग। इस जो शकुंतला जो नाटक है जो कालिदास जी ने लिखा है, उसमें जो फिशरमैन है उसके बारे में बताया गया है कि उस फिशरमैन को एक अंगूठी मिलती है। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली सॉलोड बाय अ फिश। ठीक है, एक फिशरमैन को एक बहुत ज़्यादा कीमती अंगूठी मिलती है जो राजा ने किसको, शकुंतला को दी थी, लेकिन वो जो है एक्सीडेंटली, मतलब बहुत ही अचानक से वो जो रिंग है वो क्या है, वो एक जो मछली है वो से सटक जाती है, मतलब गले से नीचे मतलब सटक जाती है। when she went to places with it, and a gentleman accused him of thief, and the chief police officers was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a revenge फॉर अ फिशरमैन। तो जो जब वो फिशरमैन जो होता है, जब वो मछली को पकड़ता है तो वो उस मछली से उसे क्या है, उस कीमती रिंग को जो है वो मछली से उन्हें मिल जाती है। और जो तो वो क्या करते हैं, वो जो है जो चीफ, और वो जो उस नगर का जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है, वो जब उसे ये पता चलता है कि इस फिशरमैन के पास में ये एक बहुत ही ज़्यादा कीमती अंगूठी है, तो वो उसे क्या समझ लेता है, वो उसे चोर समझ लेता है और उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करता है। लेकिन राजा को जब ये पता चल, जब राजा उस रिंग को देखता है तो राजा बहुत खुश हो जाता है और उस फिशरमैन को क्या कहता है कि उस फिशरमैन को जो है इनाम देने के लिए कहता है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द जेंटलमैन डिसाइड टू टेक अ शेयर of the reward and went along with the fisherman to have a drink। और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर जो होता है और जो वो मतलब फिशरमैन होता है, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भी राजा ने इस फिशरमैन को जो भी वो दिया है, इनाम वगैरह दिया है, हम उसमें हिस्सा लेंगे अपना, और उस फिशरमैन को जो है ड्रिंक के लिए लेके वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इस नाटक के बारे में बता रखी है। ठीक है, अब आगे। A Chinese pilgrim, Fa Shen, noticed the plight of these who were treated as untouchable by the high and mighty। मतलब जो चाइनीज़ एक वो थे, तीर्थ यात्री थे फाशन, उन्होंने ये नोटिस किया कि उस समय पर जो है जो छुआछूत जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लोग बहुत ज़्यादा छुआछूत को मानते थे। ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू अलाइव ऑन द आउटस्टिक ऑफ द सिटी। ही राइट, इफ सच अ मैन एंटर अ टाउन or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing the sound now what it means and avoid touching him and brushing against him। इसका मतलब है कि मतलब उन्होंने ये लिखा है कि उस समय पर जो है छुआछूत जो है वहाँ पर उस समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इन राज्यों में। और जो है जो ऐसे लोग होते थे जिनको जो अनटचेबल होते थे वो कहाँ रहते थे, वो सिटीज़ से बाहर रहा करते थे। और वो ये भी लिखते हैं कि वो जो छुआछूत जो मतलब अनटचेबल जो आदमी है या औरत है जो शहर से बाहर रह रहा है, वो जब कभी भी शहर में एंटर करता था या फिर मार्केट प्लेस में कहीं बाज़ार वगैरह में जब भी वो एंटर करता था, तो वो एक ढोल या फिर डपली टाइप का जो है कुछ बजाता हुआ आता था और वे लोगों को ये बताता हुआ आता था कि आप लोग इसकी आवाज़ सुनो और अलग हो जाओ। इसका मतलब है कि आप इसकी ढोल की आवाज़ सुनो और मुझसे अलग हो जाओ कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अब इस जगह पर आने वाला हूँ और आप मुझे छूने से बचें। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति थी उस समय पर। जो अनटचेबल लोग थे, जो नीच जाति के लोग थे, तो उनको लोग छूने से भी मतलब बहुत ज़्यादा परहेज़ करते थे। तो उन लोगों को ये कहा जाता था कि आप जब भी एक पब्लिक प्लेस में आएँ जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक हो, तो आप इस तरह से कोई साउंड करते हैं जिससे लोगों को ये पता लग जाए कि आप एंटर कर रहे हैं और लोग आपसे दूर हो जाएं।
ठीक है। एंड बाला भट्टा प्रोवाइड्स अस विद अ विव्ड पिक्चर ऑफ अ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और जो बाला भट्टा है, राजा की आर्मी किस तरह से मूव किया करती थी, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी, उसके बारे में उन्होंने एक चित्रण किया है, एक अच्छा एक बताया है। ठीक है। द किंग्स आर्मी, राजा की सेना। द किंग ट्रेवल्ड विद एन अनन्यूमरस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। जब भी राजा कहीं भी यात्रा करते तो वो बहुत सारे जो इक्विपमेंट वगैरह लेके जाते थे, औजार वगैरह लेके जाते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन के अलावा, ठीक है, देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज अ पॉट्स, पैंस, फॉर्चुनरी, गोल्डन footstool. Would include animals such as a goat, deer, rabbit, vegetables, spices carried on a carts or loaded on the पैक एनिमल सच एज अ कैमल एंड अ एलिफेंट। ठीक है ना। तो जब भी राजा चलते थे अपनी आर्मी के साथ या सेना के साथ कहीं जाते थे तो बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे औजार वगैरह लेके जाते थे। हथियार तो उनके अलग होते थे, ये औजार अलग होते थे। इन औजारों में क्या क्या चीज़ें होती थी, डेली यूज़ की चीज़ें होती थी, जैसे कि घड़े बर्तन वगैरह हो गए, पेन हो गए लिखने के लिए, ठीक है, गोल्डन बैठने की उस कुर्सी वगैरह हो गई, लकड़ी हो गई। इनमें जो है एनिमल्स भी आ जाते थे, जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गई और खरगोश हो गया, सब्जियां हो गई, कुछ मसाले हो गए। ठीक है, वो या तो इन्हें कार्ट्स पर, बैलगाड़ियों पर लेकर आते थे या फिर वो एनिमल्स पे जैसे कि कैमल वगैरह पे, एलिफेंट, हाथियों वगैरह पे ये क्या है उन्हें पैक करके बांध वगैरह की करके वो लेके जाते थे। दिस हग आर्मीज वाज अकम्पेन्ड बाय द म्यूजिशियन beating drum and others playing horns and a drum। ये जो आर्मी होती थी, इतनी बड़ी आर्मी होती थी, जब ये जगह एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी तो क्या करती थी, बहुत सारे ड्रम वगैरह बजाते हुए, बहुत सारे और दूसरे हॉर्न वगैरह बजाते हुए ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ राजा की अब सेना इधर से गुजरने वाली है। ठीक है। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे। जो गांव के जैसे जैसे मतलब राजा की आर्मी जो है जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी, तो यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो राजा और राजा की आर्मी को जो है बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भेंट किया करते थे। जैसे कि वो जो है दही देते थे उनको, गुड़ देते थे, फूल वगैरह दिया करते थे राजा को। कभी कभी वो है राजा के जो एनिमल्स वगैरह होते थे, ऊँट, एलिफेंट वगैरह होते थे, उनको चारा वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है। तो और वो जो है कभी कभी राजा से मिलने की भी कोशिश करते थे, जहाँ से वो मतलब निकल के जा रहा है राजा, और वहाँ के लोगों को अगर राजा को कोई कंप्लेन वगैरह करनी है, कोई शिकायत वगैरह करनी है, तो वो राजा से मिलने की भी कोशिश किया करते थे। ठीक है। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ destructions behind. Elephant often trampled down the huts of a villager, and the oxen yoked to the carvers of a merchant run away, scared by the tumult। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जैसे जहाँ से भी जो राजा की जो आर्मी है, सेना जहाँ से भी निकलती थी, वहाँ से जो हाथी वगैरह जो होते थे वो क्या करते थे, जो इधर आसपास में जो भी गांव के लोग रहते थे उनकी झोंपड़ी वगैरह तोड़ दिया करते थे, तोड़ते हुए चले जाते थे कुचलते वगैरह। और जो उस समय में जो भी योग्ड मतलब जो बैल वगैरह होते थे, ठीक है ना, वो क्या होते थे, और व्यापारी के जो कारवांस वगैरह होते थे, जो उनको कारवांस को जो खींचने वाले जो बैल वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, वो जब भी मतलब दौड़ते हुए जाते थे तो पीछे बहुत ज़्यादा बर्बादी, बहुत ज़्यादा सब कुछ उजाड़ के चले जाते थे। धूल जहाँ से वो गुजरते थे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती थी। तो इस तरह से मतलब वो लोग सब चीज़ खराब करते हुए चले जाते थे। ठीक है। एज बाला भट्टा से द होल वर्ल्ड वाज द सॉलोड अप इन डस्ट। तो बाला भट्टा क्या कहते हैं, बाला भट्टा कहते हैं कि जो सारा का सारा संसार हुआ करता था ना, जब राजा की आर्मी मूव करती थी तो वो उसके जो मूवमेंट से जो धूल वगैरह उड़ती थी ना, तो जो पूरा का पूरा जो एरिया जहाँ से वो निकलती होगी वो सारा एरिया जो धूल से ढक जाता था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एल्सवेयर दे रखा है, तो चलिए हम इसको भी रीड कर लेते हैं, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। फाइंड अरेबिया on a map 6। Although it is a desert, it was at a hub of a communication for a century.
In fact, Arab merchant and sailors played in an important role in the sea trade between India and Europe. ठीक है, ये कहते हैं कि हालांकि जो अरेबिया है वो क्या है, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी वो सालों तक एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का, मेल मिलाप का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक कि जो अरब के जो व्यापारी थे वो और जो सेलर थे जो जहाज़ से मतलब व्यापार वगैरह करते थे इसके समुद्र के रास्ते, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, इंडिया और यूरोप के बीच में व्यापार किया करते थे। ठीक है, अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वर द बेडियंस, पोस्टो ट्राइब्स डिपेंडिंग mainly on a camel hardy एनिमल दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट। ठीक है, तो जो अरेबिया में जो एक क्या है, एक जो है बेडुइन्स, जो क्या है पेस्ट्रोल एक ट्राइब है, एक आदिवासी हैं जो अरेबिया में रहते हैं, वो किस पे डिपेंड थे, ख़ास तौर पर जो कैमल और जो एनिमल होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते, वो उन्हीं को पालते थे, उन्हीं को मतलब उन्हीं का पालन पोषण करते थे और उन्हीं से जो उनसे प्रोड्यूस जो मिलता था जैसे कि मीट वगैरह हो गया या फिर दूध वगैरह हो गया, उनसे उन पर वो डिपेंड रहते थे। ठीक है, और इस तरह से वो उस रेगिस्तान में सर्वाइव किया करते थे। अराउंड 1400 years ago, Prophet Muhammad introduced a new religion, Islam, in Arabia, like Christianity। ठीक है, लगभग 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने एक नए धर्म को से लोगों को परिचय कराया जिसका नाम था इस्लाम। ठीक है, अरेबिया में। ठीक है, और ये क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाइयों की तरह, क्रिश्चियनों की तरह, इस्लाम वाज एन रिलीजन दैट led stress on the equality and a unit of the all बिफोर अल्लाह। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी की तरह ही जो इस्लाम है वो कहता है कि अल्लाह के सामने जो है सब एक हैं, सब बराबर हैं, एंड वन सुप्रीम गॉड, और एक ही सबसे बड़ा जो है भगवान है वो कौन है, अल्लाह। ठीक है, हेयर इज़ अ वर्से फ्रॉम द कुरान, यहाँ पर जो है कुरान की वर्ड से मतलब बोली गई, कुरान के बारे में बताया गया है ना, स्केट बुक ऑफ इस्लाम, और जो कुरान जो है एक इस्लाम की जो है एक पवित्र बुक है। ठीक है, जैसे हमारे में गीता एक पवित्र बुक है, इस तरह से इस्लाम में भी जो है कुरान एक पवित्र बुक है। फॉर मुस्लिम मैन एंड अ वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वुमेन, for men and women and who were patient and consentant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in a charity, for men and women who fast, for men and women for who guard their charities। मतलब इसमें जो है बेसिकली यही कह रखा है कि जो मतलब ये मुस्लिम जो औरत और आदमी है उनके बारे में बता रखा है कि जो भी मतलब अल्लाह पे विश्वास करते हैं उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें एक दूसरे के मतलब उन्हें फास्ट भी रखना चाहिए, और उन्हें एक मतलब जो जिनको ज़रूरत है खाने वगैरह की या पैसे वगैरह की तो उनको दान चैरिटी वगैरह भी करनी चाहिए। ठीक है, ये सब उन्होंने जो है बता रखा है। और जो है मतलब इन सबको जो है सिर्फ एक ही जो है हमारे गॉड है, मतलब वो भगवान है, वो और वो कौन है, वो अल्लाह है, और उनको हमेशा हमें अल्लाह को ही याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने बताया था। विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया। Arab sailors who were already familiar with the coastal settlement of the subcontinental, ठीक है, नाउ बॉट द न्यू रिलीजन विद दैम। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं कि जो है 100 years 100 साल, लगभग 100 सालों के अंदर अंदर जो है इस्लाम कहाँ कहाँ फैल गया, नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में और इंडिया में फैल गया। ये कहाँ से, ये कैसे फैला इन जगहों पर, जो अरब के जो सेलर थे जो जहाज़ के थ्रू व्यापार वगैरह करते थे, अरब के जो व्यापारी थे, उन जो कि उन्हें पहले से ही पता था किसके बारे में, जो है इस्लाम के बारे में, उन्होंने क्या है यहाँ पर इन जगहों पर इस्लाम को फैलाया। ठीक है ना, अरब सोल्जर्स कॉन्कर्ड सिंध अबाउट 1300 years ago। ठीक है, जो अरब के जो सोल्जर्स थे
जो अरब के जो सैनिक वगैरह थे, उन्होंने क्या है, उन्होंने जो सिंध को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया, कब 1300 साल पहले, ठीक है, जो आज प्रेजेंट में पाकिस्तान है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इन्होंने फिर जो है इस्लाम धर्म को जो है फैलाया। तो देखिए बच्चों, अब ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम हिस्ट्री का जो है नया चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12, तो उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो है रीड करेंगे। तो जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। ओके, बाय।